नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आप जानते हैं कि आवाज़ अड्डा स्पेशल में हम आपके लिए हर हफ्ते मार्केट्स की चर्चा लेकर आते हैं। और इस हफ्ते के मार्केट पे तो बात करते ही करते हैं, लेकिन आगे आने वाला वक्त बाजार के लिए कैसा रहेगा उस पर भी हमारी चर्चा केंद्रित रहती है। और बीता एक हफ्ता बाजार के लिए थोड़ा अटका अटका सा रहा। उससे पहले एक अच्छी चाल हमने बाजार में देखी थी तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन फिर कुछ चाल मध्यम पड़ती हुई दिखाई दी। क्या कारण रहे इसके पीछे, और अब यहाँ से आगे चाल बाजार की कैसी रहने वाली है? आगे कुछ बड़े इवेंट्स हैं, मसलन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बात है, फिर अर्निंग सीजन्स भी शुरू हो रहा है। तो क्या ये कुछ बड़े ट्रिगर्स होंगे जो बाजार को एक बार फिर तेज़ रफ्तार में डालेंगे? बाजार इनसे क्या सुनना, समझना और जानना चाहेगा, और आगे चलते हुए बाजार में किस तरह की रफ्तार हमें दिखाई देगी, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, रॉकडस कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं सुनील जी आपसे करता हूं। अगर इस हफ्ते को हम देखें, क्या ऐसा रहा जिसने थोड़ा सा बाजार को अपनी उस चाल से भटका दिया? क्या प्रॉब्लम रही जो बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया? नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि बीटीए के नज़दीक आते-आते एफआईआईज़ थोड़े नर्वस हैं कि कैसी चलने वाली है बात। आई थिंक वो है क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो स्ट्रांग रही है। द की थिंग है कि वन और फिर वो इनिशियल रिजल्ट्स जो आने शुरू हुए हैं इस क्वार्टर के, उसके पहले जो इकोनॉमी की जो रिजल्ट्स थी, तो आई थिंक थोड़ा एक वेट एंड वॉच की स्थिति बन गई थी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की। व्हेरेas एफआईआईज़ थोड़े इधर-उधर देख रहे हैं कि बीटीए का चाल कैसा होगा, तो कोई एक एक व्यू नहीं लेना चाह रहा था, तो इसलिए मार्केट अटक गई थी उसी लेवल पे। और क्या हो रहा है कि एफआईआईज़ जैसे आपको पता है कि लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप के क्षेत्र में ज़्यादा खरीदारी या बिक्री करते हैं। फंड डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास अक्रॉस द ब्रॉड कर्व के पैसा है। तो क्या हो रहा है कि आप 1 साल 6 महीने की रिटर्न देखें तो क्लियरली लार्ज कैप ने मिड कैप और स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है। बट इन दिस 1 साल सॉरी ईयर टू डेट में करीबन पौने 4 लाख करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है, बट एफआईआईएस की तो 1 लाख करोड़ के करीब थी। तो इस चीज में क्या होता है कि क्लियरली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप को प्रेफर किया। तो जो भी लार्ज कैप्स एफआईआईएस बेच रहे थे उसको डोमेस्टिक खरीद रहे थे, और इसलिए वो डाइवर्ट हो गया पैसा मिड एंड स्मॉल कैप से टुवर्ड्स लार्ज कैप। तो ये स्थिति थी। तो अब जब एफआईआईएस की वापसी आ रही है तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वापस उस लार्ज कैप को उधर बेच रहे हैं। वो एक चीज। सेकंड मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर क्या रहा है? आईटी इस 6 महीने में, क्योंकि करीबन 17-18% का निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस है। यानी जो भी एफआईआईएस थोड़ी बहुत आईटी को बेच रहे थे, डोमेस्टिक फंड उसको नहीं खरीद रहे थे। तो वो एक चीज थी। तो मार्केट को इसी 25,000 के इधर उधर अटके हुए लेवल में का अब क्लैरिटी आएगी बीटीए और उसके साथ अर्निंग सीजन की डेवलपमेंट से। जी, तो बीटीए और अर्निंग सीजन का डेवलपमेंट, ये दो बड़े ट्रिगर होंगे आगे चलते हुए। सुदीप जी, तो अगर मैं थोड़ा इसी हफ्ते पर अभी भी केंद्रित रहूं, ओवरऑल थोड़ा अटका अटका सा रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही हफ्ता खराब रहा। कहां पर हम थोड़े ज्यादा अटके, कहां बेहतर कर सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जैसे सुनील जी कह रहे हैं, जो ट्रेड डील जो सारे हो रहे हैं, और 9 जुलाई ट्रंप साहब का इम्पोज किया हुआ डेडलाइन है, जो उन्होंने इंक्रीमेंटल टैरिफ्स को रद्द किया था 9 जुलाई तक। सो सारा दुनिया का नजर वो 9 जुलाई और उसके आसपास जो होगा उसके ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल एक नर्वसनेस का माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में इस 9 जुलाई को लेके, और उसी के चलते सब लोग अपना पोजीशन थोड़ा संभाल के ले रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, और वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में इस हफ्ते में हम लोगों ने थोड़ा रुकावट और थोड़ा बहुत कॉशसनेस देखा है। एक रेंज में मार्केट कामकाज करता रहा। उसके साथ साथ आज जैसे जानते हैं एक बहुत बड़ा सेबी का डिसीजन आया, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट है एफएनओ मार्केट के ऊपर। जेन कैपिटल को लेके जो डिसीजन आया है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट और मार्केट वॉल्यूम पे ला सकता है। इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसका असर जरूर आज इंडियन मार्केट पे था। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो एडवांस जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स के, वो ठीक ठाक है, और वहां पे कुछ ग्रीन शूट्स क्लियरली विजिबल है। जैसे मैरिको के जो अपडेट आया है, उससे
वो कह रहे हैं कि रूरल मार्केट में डिमांड तगड़ा है, अर्बन मार्केट में भी डिमांड वापस आया है एंड ओवरऑल इंडिया डिमांड ठीक-ठाक है। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा स्टेटमेंट कोई एफएमसीजी कंपनी की तरफ से आ रहा है। उम्मीद ये है कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ की तरफ से भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए, ऐसा कोई आंकड़े आए, तो एक एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट के मूड में देखने को मिलेगा क्योंकि डिमांड स्लो डाउन लेके मार्केट 1 डेढ़ साल से परेशान है। जी, तो सही बात है। ये तमाम चीज़ें हैं जो नज़र में रहेंगी। एक-एक कमेंट अभिषेक और पंकज दोनों का इस पे ले लेता हूँ और फिर हम एक-एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। आगे ट्रेड डील और अर्निंग सीज़न दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभिषेक, आपका क्या टेक रहेगा इस हफ्ते के लिए? जी, विपिन जी, लार्जली जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ना, वो अभी तक कहीं गई नहीं है और इस माहौल में भी हमारी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड लार्जली ये लिक्विडिटी की वजह से है। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी इस तरह की जो हम कह सकते हैं सेक्टर रोटेशन जो हमने देखने को कही है, अगेन अभी डिस्कशन भी हो रहा था कि जैसे कहीं पे आईटी की एक प्रेफरेंस होगी या व्यू होगा, बैंकिंग की तरफ कुछ और होगा। तो ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ में एक्शन में इस तरह से चीज़ें होती है, जब मार्केट एक लेवल पे स्टेबल होता है। और एफआईआईज़ तो अभी भी वेट एंड वॉच मोड में ही है। अच्छी बात ये है कि कम से कम नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गए। कुछ पॉजिटिव साइड में है। बट हैविंग सेड दैट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बारिंग दिस वीक अगर आप ऐसे ट्रेंड देखें, तो अभी तक हमने एक बड़ा डिसेंटली परफॉर्म किया है, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी को फैक्टर करें। हुँ, 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 हुँ। पंकज जी, आपका टेक? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, मेरा ये मानना है कि मार्केट्स में जिस तरह का सीरियस रनअप हमने देखा था लास्ट के, अगर हम देखें जो 3-1 हज़ार पॉइंट का निफ्टी में रनअप रहा पोस्ट, आई वुड से पोस्ट ग्लोबल इवेंट जो चल रहे थे पिछले 2-3 महीने से मार्केट्स में, इंक्लूडिंग स्मॉलिश वॉच, आई थिंक काफी सीरियस रनअप हो गया था एंड मार्केट वाज जस्ट वेटिंग कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक कैचिंग अप एक्सरसाइज, एक पॉज, एक कंसोलिडेशन फेज। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। और मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आई थिंक जिस तरह की अभी एक टेम्पररी एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आई है, आई थिंक दिस में कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। बट ओवरऑल मार्केट कंडीशंस काफी आई थिंक रोजी हैंगी, काफी ऑप्टिमिज्म है मार्केट में एंड आई थिंक नेक्स्ट लेवल ऑफ जो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, मे बी मार्केट थोड़ी सी कंप्लेसेंट भी हो गई थी। मार्केट वाज थिंकिंग कि जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स हम अपना नया हाई निफ्टी में बनाएंगे, तो मार्केट में थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई थी। बट अब मेरा मानना है कि जो Q1 रिजल्ट्स होंगे, खासतौर से स्टार्टिंग 10 जुलाई टेक्नोलॉजी काउंटर्स के या आने वाले वक्त में बैंकिंग काउंटर्स के, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनकी काफी बड़ी वेटेज है गीप सेंसेक्स और निफ्टी में। इनके अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट्स व्हिच दे विल थ्रो, जिसकी मार्केट को काफी कुछ ऑलरेडी आभास हैगा, the kind of commentary they give, the kind of comments they give, the kind of outlook they give, I think उस पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि ये जो एक चर्निंग चल रही है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि मार्केट हो सकता है थोड़े से दिन और कुछ एक अराउंड दीज काइंड ऑफ लेवल एक कंसोलिडेशन मूड में जाए। बट वंस दैट इज ओवर, आफ्टर फ्यू डेज आई थिंक मार्केट की अपर ट्रैजेक्टरी चालू होगी एंड लेट्स सी Q1 के रिजल्ट्स। आई थिंक उसमें काफी एक्साइटमेंट है, काफी पॉजिटिविटी है, बट लेट्स सी काइंड ऑफ कमेंट्री, काइंड ऑफ कमेंट्स इनके मैनेजमेंट कैसे थ्रो करते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं और रिजल्ट अर्निंग सीजन को लेकर तो वाकई में वो एक्साइटमेंट है और उस पर काफ़ी कुछ निर्भर भी करेगा। नाउ वन बाय वन हम चीज़ों में जाते हैं। सुनील जी, एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने भी बीटीए का जिक्र किया, ट्रेड डील का जिक्र किया, अब वो होने तो जा रही है, लेकिन क्या बड़ी क्लैरिटी है कि उसमें से कोई सरप्राइज नहीं निकल कर आएगा? ट्रम्प साहब हैं, कभी भी सरप्राइज कर देते हैं। क्या वो इंडिया के फेवर में होगी या इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किल होगी? उससे जुड़े हुए सेक्टर्स कई सारे हैं जिन पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्या एंटिसिपेट कर रहा है बाजार उसे लेकर? तो मैं उसमें दो चीज पहले बताऊंगा कि फर्स्ट चीज ये है कि बीटीए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए इंडिया के साथ बीटीए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण क्या है? उनकी टोटल $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट में, यानी उनकी ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट 1.2 ट्रिलियन है। उसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस 50 बिलियन है, यानी क्या है, 3 या 4% ऑफ द टोटल। तो उनके लिए इंडिया कुछ नहीं है। बट इंडिया के लिए ऑब्वियसली यूएस एक इंपॉर्टेंट चीज है। 190 बिलियन से 500 बिलियन 3 गुना करीबन जाने की। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अब तक डीटीए साइन करने में, नंबर 1। पर नंबर 2 बात यह है कि कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स है जरूर। क्या है वो स्टिकिंग पॉइंट्स?
एग्री को लेकर, क्योंकि यूएस एग्रीकल्चर से कॉर्न सोयाबीन यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, पर यहाँ हमारे लिए वो सेंसिटिव है क्योंकि फार्मर लॉबी बहुत स्ट्रांग है और सेकंड एम्प्लॉयमेंट भी फार्मिंग में होता है, तो वहां पे एक सोल्यूशन शायद हाथ में नहीं आ रहा है। सेकंड चीज होगी फार्मा के खिलाफ, क्योंकि ट्रम्प जी बहुत फार्मा के बारे में वापस बोलते जा रहे हैं कि मैं कुछ लगाने वाला लगाऊं, और इंडिया के लिए फार्मा एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या है मेरा मानना कि आज के दिन ने पॉलिटिकली हम अमेरिका के साथ है, क्वाड का मीटिंग के लिए भी अगले मीटिंग के लिए ट्रंप ने एक्सेप्ट किया हमारी इनविटेशन, और लॉन्ग टर्म में इंडिया एक इंपॉर्टेंट अलाय है यूएस के लिए एज अ चाइना सब्स्टिट्यूट लॉन्ग टर्म में। तो अब क्या है कि क्योंकि ये सब एक माइनर चीज जो ओपन अप अपना अग्री फार्म सेक्टर करना मुश्किल है हमारे लिए, तो उस चीज में बीटीए का शायद ये होगा कि दो भाग में इसको डिसाइड किया जाएगा। जो आसान चीजें हैं उसको पहले 9 जुलाई के अंदर ट्राई करके फेज 1 डील साइन हो जाएगा, और जहां पे भी एक अग्रीमेंट नहीं आ रही है उसको कहेंगे कि विल वर्क टुवर्ड्स इट एंड डू इट लेटर। तो ऐसी होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट को जो चीज हमने साइन कर दिया जो पॉजिटिव सेक्टर से उस पर तो रुझान आ जाएगा, और नहीं आया तो इसमें नेगेटिव नहीं है कि आने वाले दिन में आ सकता है। वेरएस प्रॉपर डील अगर साइन हो गया तो नेचुरली कुछ सेक्टर में जीत कुछ सेक्टर में हार होगा, और जिसमें हार होगा उस सेक्टर में तो लगेगी वाट। तो मेरा मानना है कि ये कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट और डिस्कशन जो दोनों ट्रेड टीम के साथ चल रही है वो इसी बात पे होगी कि एटलीस्ट लेट अस अग्री ऑन व्हाट वी अग्री, एंड लेट अस अग्री कि क्या हम डिसएग्री करते हैं, और उसको सेकेंड हाफ लेटर में हम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि बीटीए का ऐसा ही कुछ चीज बाहर निकलेगी और मार्केट उसको पॉजिटिवली लेंगी, क्योंकि एटलीस्ट साइंड अग्रीमेंट्स सामने आ जाएंगे। हम्म। तो सुदीप साहब, क्योंकि 9 तारीख का ये फिनोमेना है, उससे पहले बाजार खुल चुका होगा, कौन से सेक्टर्स हैं जो ये बीटीए की थोड़ी सी एक उहापोह के बीच में, थोड़े से कंफ्यूजन के बीच में कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे? ये दो चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आपका स्पेसिफिक जो सवाल है उस पे मेरा जवाब तो ये होगा कि जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे मैं टेक्सटाइल्स का जिक्र करूंगा, उस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्रीमेंट उस सेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं। आप जो बेसिक टेक्सटाइल आइटम्स देख लीजिए, या जो हाउस होल्ड एक्सेसरीज है, हाउस होल्ड रिलेटेड जो टेक्सटाइल आइटम्स है, बेड कवर्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, ये सब जो कंपनीज बनाते हैं, ये सारे कंपनीज के लिए, और बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज भी है इंडियन यूनिवर्स में, उनके लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा मैं मानता हूं कि जो एग्री रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा जो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, और जो कि प्रिडोमिनेंटली इंडिया में इसको बढ़ावा मिला जब चाइना +1 स्ट्रेटेजी यूएस मल्टीनेशनल्स ने अडॉप्ट किया, उस सेक्टर को भी इस एग्रीमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। पर इस पे और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है इसका, पर इसके साथ साथ बहुत सारे और कंट्रीज के ट्रेड डील और जो ट्रेड संबंध यूएस के साथ है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि ट्रेड एक कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग किया जाता है। आज वियतनाम के साथ यूएस का साइन हो गया और वहां पे 20% इंक्रीमेंटल टैरिफ, और ये कहा जा रहा है कि वियतनाम नाउ विल बी इन सिग्निफिकेंटली एडवांटेजियस पोजीशन vis-a-vis चाइना। तो हमारे केस में भी ये होगा, और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी देशों के साथ यूएस का क्या अरेंजमेंट, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मैं जैसे टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं, तो इन आइसोलेशन इंडिया का डील देख के फायदा नहीं है। हमको बाकी सारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं यूएस में, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी सही मायने में क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो मालूम होगा। तो ध्यान सिर्फ इंडिया यूएस डील पे नहीं होगा, ध्यान पूरे मुद्दे पे होना चाहिए। जी, बात सही है आपकी कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पे पूरी चीज़ होनी चाहिए। अभिषेक, देखिए, डील क्या होगी, कैसी होगी, वो टैरिफ किस तरफ बैठेंगे, ये तो जब तक हो नहीं जाता तब तक थोड़ा सा डाइसी ही रहने वाला है।
लेकिन मान लीजिए कि ये उसी तरीके से हो जाती है जो हम सोच रहे हैं, ट्रंप आपको थोड़ी एक रियायत दे दे कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा सा सख्त भी नज़र आए। लेकिन ऐसे में मार्केट के लिए अपनी दिशा किधर ढूंढना फिर वो रहेगा कि क्या मार्केट इससे नर्वस होगा, क्या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक में उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, या पर्टिकुलर स्टॉक में ही दिखेगा, या फिर ओवरऑल ही ये हो सकता है बाजार को पूरी तरह नीचे खींचे? विपिन जी, मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट जो है इसे पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ा इवेंट समझ के रुका हुआ है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ए जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्लोबल लेवल की अनसर्टिनिटी चल रही है, एंड इस तरह की जो यूएस की अभी फिलहाल पॉलिसी बनी हुई है अगेंस्ट ऑल द नेशंस जिनके साथ उसके ट्रेड के ताल्लुकात है, वहां पे अब एक तरह का क्लोजर जो है उस डायरेक्शन में प्रेसिडेंट अब जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उसमें इंडिया भी आता है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो इंडिया का देखें तो अभी भी हम नेट इंपोर्टर है। हमारी जो इंपोर्ट की जो बिल है वो मैसिवली डिपेंडेंट है ज्यादातर क्रूड ऑयल एंड गोल्ड की वजह से। एंड एक्सपोर्ट के अंदर में हम कैचअप कर रहे हैं, स्पेशली अभी जो इमर्जिंग सेक्टर्स हमने अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, ईएमएस हो गया विच इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डेटा सेंटर। तो कई सारी चीजें अभी इवॉल्व हो रही है। अगेन डिफेंस एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे यूएस देखेगा इंडिया को। तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए अमेरिका एक बेटर नेशन है आगे के समय के लिए, एंड मार्केट उसको लेके समझ रहा है। देयरफॉर इस इवेंट के लिए ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक तरह का इंडिकेशन दे दिया था कुछ समय पहले कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुका को कैसे देख रहे हैं और किस तरह की ड्यूटी देख रहे हैं। तो कुछ चीजें तो फैक्टर इन है। हाँ, वी नेवर नो टू द लास्ट मिनट कि क्या हो सकता है, बट या मार्केट को क्लैरिटी ज्यादा पसंद है रादर देन एस्टिमेट लगाने के हिसाब से। तो वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आगे का वे फॉरवर्ड जो है वो थोड़ा और बेटर क्लियरर हो जाएगा। पंकज जी, यूएस के साथ साथ थोड़ा सा चाइना भी मिला देता हूं अपने सवाल में यहाँ पे कि जो 2-3 दिन की पिछली गतिविधि गई है, चाहे वो फॉक्सकॉन के लेवल पे हो या कुछ और छोटी मोटी खबरें भी आई हैं, जैसे चाइना ने भी थोड़ा सा अपने तरीके से कुछ बहा मरोड़ने जैसी कोशिश की है। क्या यूएस प्लस चाइना ये दोनों मिला के मार्केट को थोड़ा थोड़ा नर्वस करेंगे? देखो, मार्केट्स में जो अभी थोड़ी बहुत नर्वस देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत मेजर इवेंट को लेके ये यूएस टैरिफ के जो 9 जुलाई का जो डेटा है इसको बहुत ज्यादा बड़ा एक मेजर इवेंट मान के चल रही है। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की डीपर नेगोशिएशन चल रही है पिछले कुछ एक हफ्ते से, आई थिंक समथिंग पॉजिटिव इन द ऑफिंग। ठीक है, थोड़े बहुत इफ्स एंड बट चलते रहेंगे, बट आई थिंक मोर एंड लार्ज आई थिंक मार्केट को यह आभास है वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आउटकम शुड बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है कुछ एक पेंडिंग इश्यू रह जाए। सो दैट इज वन थिंग मेरा ही मानना है। जहां तक चाइना की बात है, डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह से एक पिछले 1 साल से हम जो एक इशू देख रहे हैं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, यूएस की तरफ से भी है कि वन शुड नॉट बी फुली डिपेंडेंट ऑन चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके है, एंड एक चाइना +1 पॉलिसी, चाइना +2 पॉलिसी, और उसका जो एक इंडिया को एक एडवांटेज मिल रहा था। आई थिंक इंडिया शुड डेफिनेटली कैच ऑन टू दैट, बट दैट इज टर्निंग आउट टू बी नॉट दैट इजी काइंड ऑफ थिंग। जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से एक सीरियस मैन्युफैक्चरिंग क्वांटम बेस्ड चाइना बन गया, आई थिंक उस लूप को तोड़ना आसान नहीं हो पा रहा वर्ल्ड के लिए। दैट इज व्हाट चाइना इज शोइंग। सो आई थिंक दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और मेरे को लगता है कि मार्केट्स उसमें चलती रहेंगी। उसके अलावा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कंटेक्स्ट देखें, आई थिंक मार्केट विल डेफिनेटली कीप ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ इवेंट्स और सम काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी विल कीप ऑन क्रीपिंग इन। उसके बाद मेरे को लगता है वंस दिस टैरिफ डील काइंड ऑफ थिंग, टैरिफ इवेंट काइंड ऑफ थिंग इज ओवर एंड वंस वी मूव अहेड विद दैट, आई थिंक जो एक और मेजर इवेंट जो धीरे धीरे स्लोली बिल्डअप हो रहा है, दैट इज जो एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि विल बी पुटिंग वेरी हाई टैरिफ्स ऑन रशियन क्रूड। जो रशियन क्रूड कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसके सबसे बड़े भागीदार चाइना और इंडिया है, कि उस पर हम बहुत मेजर टैरिफ लगाने वाले हैं 400 to 500%। और अभी हमने रिसेंटली देखा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो यूएस में उन्होंने कहा भी था कि वी शैल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, कि जब वो होगा तब हम देखेंगे। तो क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए पिछले 2-3 साल में आई थिंक जब क्रूड ऊपर गया था, वन ऑफ द बेनिफिशियल फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी रेजिलियंस रही थी, दैट वाज वी वर गेटिंग वेरी सीरियस एडवांटेज फ्रॉम रशियन क्रूड।
So I think that would be another event one would start looking at. So I think these kind of events will keep on coming into the market, will keep on hitting the market. But what I am feeling, market में liquidity काफी अच्छी हैगी, काफी serious positive domestic liquidity, and markets अगर if I could use the phrase sort of stubborn हो गई हैं, stubborn to go up. I think markets इन छोटे छोटे events को ignore करके I think they are ready to go up. So to sum it up, I think markets मेरे को ऐसा मानना है with I think और एक डेढ़ महीने में फेस्टिवल सीजन भी किक इन हो जाएगा, क्वार्टर वन रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे. आई थिंक इट बी 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड. आई थिंक दैट बी काइंड ऑफ थिंग जिस तरह से मार्केट चलेगी. और इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं? आई थिंक सम सेक्टर्स आर डेफिनेटली इन अ डोरमेंट काइंड ऑफ मोड एंड सम सेक्टर्स आर डूइंग वेल, और बड़ी सीरियस सेक्टर रोटेशन भी हो रही है. तो इन सब चीजों का अगर समीकरण का कोई ध्यान रखेगा, आई थिंक मोर मनी इज टू बी मेड इन द मार्केट, एंड मार्केट नेट में मेरे को लगता है ऊपर की तरफ जाने के लिए अग्रसर है. ओके, ठीक है. तो ये तो एक इवेंट या हम उसे माने ना माने, और दूसरी होगी अर्निंग्स, उस पर आते हैं. लेकिन उससे पहले घटना जो घट गई सुनील साहब, वो जेन स्ट्रीट वाली है, एक बड़ी चर्चा का विषय, और बहुत कुछ हुआ उसके अंदर, हम सब उस कहानी से अवगत हैं. क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा? देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एक रेगुलेटर की जो एक ओवरसाइट है वो बहुत मजबूत सामने निकली है कि कोई भी आके मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, हम उसको पकड़ेंगे और सख्त कार्रवाई भी लेंगे. तो कॉन्फिडेंस इससे बाकी रेगुलर प्लेयर्स जो मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि हु आर द पीपल हु सफर, हमने बताया कि रिटेल सफर किया क्योंकि 90% ऑफ रिटेल F&O ट्रेड्स लॉस में थी, और इन्होंने 43,000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स ऑक्शन ने बना दिया. तो फोकस रिटेल, बट अदर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हु आर द काउंटर पार्टी टू जेन स्ट्रीट, उनको भी नुकसान हुआ होगा. तो नेचुरली कोई किसी को भी एक मैनिपुलेटिव ट्रेडर राइट से नुकसान ही होता है. तो उस मैनिपुलेशन को डिस्कवर करना और एक्ट करना, सख्त कार्रवाई लेना, आई थिंक इट स्पीक्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट आवर रेगुलेटर. नंबर 2, रिटेल को भी इनिशियली एक झटका लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे रिटेल निवेशक को भी कॉन्फिडेंस आएगी कि रेगुलेटर इज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैल प्रैक्टिस. अब ऑलवेज द हाउस विंस, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ऑलवेज विल बी ऑन द अपर हैंड वर्सेस रिटेल, वो तो पता है, मगर एटलीस्ट मैनिपुलेशन और ऐसी ये चीज नहीं करेंगे ना. तो आई थिंक ये ओवरऑल एफआईआई है इसको. बाकी भी जो मैनिपुलेट करते रहेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि खाली जेन स्ट्रीट एक मैनिपुलेटर था, शायद वो सबसे बड़ा वाला था, बट छोटे छोटे मैनिपुलेटर्स भी रहे होंगे. अब उनकी आंखों भी लगेगी, अरे भैया इंडिया से ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है. तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग स्टेप है जो हमने क्लियर दिया है. तो इसका एक डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, क्योंकि हमारे मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन और लो लिक्विडिटी. अब एज अ डेवलप्ड मार्केट हम प्रोग्रेस करते हैं, तो हमें सभी चीजों को एड्रेस करना चाहिए. तो एक तो SEC की तरह स्ट्रांग एक्शन लेना, बट दूसरी बात लिक्विडिटी इंप्रूव करना, और उसी पे एक इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज में से, क्योंकि जेन स्ट्रीट एक तरफ मैनिपुलेट कर रही थी, दूसरी तरफ मार्केट को एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी थी. अब वो नहीं रहेंगे इनके आंखों से, तो नेचुरली आपको वो एक लिक्विडिटी का थोड़ा शॉर्टफॉल मार्केट में दिखेगा, जिसके कारण थोड़ी सुधार आएगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कि किस तरह के एक्सपोजर्स ले. क्योंकि उतना डीप इक्विटी अगर लिक्विडिटी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है काउंटर पार्टी, तो नेचुरली वॉल्यूम्स थोड़े गिर सकते हैं. तो इट विल बी इन दैट सेंस अ हेल्दियर मार्केट, बट शायद वॉल्यूम्स थोड़े डाउन लेवल पे रहेंगे कुछ दिन के लिए. पंकज जी से सवाल लेता हूं सर. डेफिनेटली थोड़े से जो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड या इंटेंसिव शेयर्स थे, उन पे इसका सीधा इम्पैक्ट आज तो आया, लेकिन आप इस चीज को, जैसे सुनील जी का एक अपना नजरिया है इस पे, कैसे देखते हैं? देखो, इसमें कुछ एक तत्व मैं सामने रखना चाहूंगा. एक तो जिस तरह की ये मैनिपुलेशन हो रही थी, आई थिंक दिस वाज अ ओपन सीक्रेट. ठीक है, शायद लोगों को आइडेंटिटीज का आभास नहीं था कि कौन सी आइडेंटिटी सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा कर रही है, कौन सी कम कर रही है. एंड आई थिंक जेन स्ट्रीट इज नॉट द ओनली वन विच इज फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ वी मे यूज वर्ड मैल प्रैक्टिस और वॉट एवर यू मे डू. आई थिंक छोटे बड़े जेन स्ट्रीट जैसे बहुत सारे मार्केट के अंदर रहेंगे, और इसके अंदर कितना एलिमेंट उनकी तरफ से हैगा, कितना एलिमेंट नेगेटिव ऑफेंस की तरह से है, कितना एलिमेंट मैल प्रैक्टिस का है,
कितना एलिमेंट आई थिंक जो एक हमारा रिटेल निवेशक है जो पिछले 2-3 साल में एक जो जिसे अगर हम क्रूडली पुट अप करें एक हाई रिस्क हाई गेन कैसीनो काइंड ऑफ गेम जो एक वन डे ऑप्शंस और उसके अंदर जिस तरह से एग्रेसिवली सेबी ने एंड एनएससी बीएसई ने भी जिस तरह के ऑप्शंस डेली वीकली इंट्रोड्यूस की थी पिछले 2-3 साल में, आई थिंक बहुत सारी चीजें थी. बट डेफिनेटली आई थिंक विद काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स प्रोप्राइटरी पीपल लाइक जेन स्ट्रीट और भी जो हेज फंड्स हैं जो है, आई थिंक इट वाज ऑलवेज अ इजी गेम फॉर देम. इट वाज ऑलवेज अ इजी गेम फॉर देम. और मेरे को नहीं लगता कि जेन स्ट्रीट इज द ओनली वन है. ऐसे बहुत सारे और भी हेज फंड्स हैं छोटे बड़े जो मार्केट में इस तरह की मैल प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेम. अगर आई थिंक जिसके पास ब्रॉडर डीप पॉकेट्स है, जिसके पास एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, एडवांटेज ऑफ बेस्ट ऑफ मैन पावर है, बेस्ट ऑफ ब्रेन है, आई थिंक उसके लिए एक बहुत मुश्किल गेम नहीं है. अगर हम अपने बैंक निफ्टी की भी बात करें जिसके अंदर जो सेबी ने डिटेल रिपोर्ट दिया, आई हैव नॉट बीन एबल टू read the full report, but I've been told कि it's a very enlightening detailed report and everybody should read that report. कि जिस तरह के बैंक निफ्टी में मैल प्रैक्टिस हुई है, बहुत डिफिकल्ट गेम नहीं है. वी ऑलवेज नो कि जो 4-5 बड़े बैंक के काउंटर्स हैंगे, जिस तरह की वेटेज उसके अंदर है, उसके अंदर एक कैश में एक वन साइडेड पोजीशन बनाई जाए और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में दूसरी साइड पोजीशन बनाई जाए विद मनी पावर यू हैव एंड इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट अगेन. तो हमारे को लगता है कि जो सेबी ने कदम उठाया, डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी bold decision which they have taken, very aggressive decision they have taken. I think I am fully with that. And ऐसे और भी मेरे को लगता है कि जो एक कुछ एक हेज फंड जैसे होंगे जिनके साथ सेबी ने कदम उठाए होंगे या जिनको वार्निंग दी गई होगी. सो आई थिंक एज अ हेल्थ ऑफ द मार्केट डेफिनेटली आई थिंक इट्स स्टेप इन राइट डायरेक्शन. थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एफआई की तरफ से जैसे कि हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर और आए, मतलब देयर कुड बी सम काइंड ऑफ काउंटर मेजर्स, रिपल्सिव मेजर्स टेकन बाय एफआईज. बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई डीपर नेगेटिव इफेक्ट इसका आएगा. आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, डेफिनेटली मार्केट्स क्लीन होंगी, मार्केट्स और हेल्दी होंगी. एंड आई थिंक सेबी शुड बी मोर विजिलेंट टू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. और हम रिटेल निवेशक को भी आई थिंक काफी और एनलाइटन करने की जरूरत है, काफी और कैंपेन करने की जरूरत है कि ट्राई टू नॉट प्ले दैट कैसीनो काइंड ऑफ गेम. और जो बार बार से भी कह रहा है कि 90 to 92% लूजर होते हैं रिटेल इसमें एंड ओनली 7-8% आर विनर, आई थिंक दैट्स अ एब्सोल्यूट फैक्ट. सुदीप साहब, काफ़ी सारे आज मैं सोशल मीडिया पर भी इस पूरी घटना पर जेन स्ट्रीट वाली पे कमेंट देख रहा हूँ. लोग अलग अलग वीडियो बना रहे हैं. वो रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही, जो अभी अभी पंकज जी ने आखिरी में जहाँ अपनी बात समाप्त की. क्या वाकई ऐसी घटनाओं से थोड़ा सा विश्वास हिलता है और फिर उसे रीगेन करने में थोड़ा वक्त लगता है? ये जैसे सुनील जी कह रहे थे कि ये एक अच्छा स्टेप है, रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि सेबी कुछ दिन से कह रहा है कि 90% प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बीन लूजिंग मनी and only a handful of people make money. This statement was made by SEBI repeatedly, and now they have found out the root cause of that issue and have tried to address the issue. तो मैं तो ये मानूंगा कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस लाने की काम करेगा. हाँ, शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली रिटेल निवेशक को लगेगा कि उनका लॉस का कारण ये मैनिपुलेशन है. एक दूसरा मुद्दा मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा कि मैनिपुलेशन तो जरूर है, पर ये मुझे तो लगता है इलीगल मैनिपुलेशन है. कोई ऐसी रुकावट नहीं था कि आपको ऑप्शन नहीं बेच पाओगे या कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं कोई रुकावट नहीं था. बात ये था कि उनको वार्निंग दिया गया था. वार्निंग देने के बावजूद दे कंटिन्यूड एंड मेड ऑब्सीन प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर. सो इसमें अभी भी बहुत कुछ समझना जानना बाकी है. कैसे कैसे ये मैटर आगे प्रोग्रेस करता है देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट तो जरूर रहेगा जेन स्ट्रीट के तरफ से कि दे डिड नथिंग इलीगल. They followed the law. They bought shares. They sold options. They did whatever they did, and then there was no prohibition on that. Of course, they were warned of not doing these manipulative trades, which they did flout. तो वो बात सही है. और एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगा, जो कि
आगे चल के जरूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर देंगे। ये इंडेक्स में थोड़ा फ्लॉ या आप कहेंगे डेफिसिट और डेफिशिएंसी ये जरूर देखने को मिल गया कि 2 शेयर बैंक निफ्टी में ज्यादातर काम हुआ, और सारा मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी, एटलीस्ट जो सेबी के रिपोर्ट में आया है, बैंक निफ्टी को लेके किया गया है। और बैंक निफ्टी में 2 शेयर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेट लगभग 50% प्लस है। तो अगर आप ये 2 शेयर में आप कैश मार्केट में या और कहीं काम करते हो, तो बहुत ईज़ी हो जाता है ये इंडेक्स को मैनिपुलेट करना, निफ्टी को मैनिपुलेट करना। तो मुझे तो लगता है कि इंडेक्स जो प्रोवाइडर्स हैं, दे विल हैव टू रीथिंक एंड रीबैलेंस दिस एंटायर बैंक निफ्टी थिंग। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे साफ दिख रहा है, जिस पे ज़रूर काम होना चाहिए फ्यूचर में, ये जैसे ऐसे इंसिडेंट ना हो उसके लिए। जी। हाँ, सीएनबीसी मैं दर्शकों के लिए बताऊं कि सीएनबीसी आवाज़ ने भी लगातार इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के, तकरीबन साल भर से ये बिट्स एंड पीसेस में हम उठाते रहे हैं, बार-बार इस चीज़ को नॉक किया है। सेबी को एक अच्छी बात है कि सेबी इतने हार्ड एक्शन के साथ इस पर आई है। सीएनबीसी आवाज़ ने बाकायदा इसके लिए मुहिम चलाई थी, उसका असर भी हुआ है, और रिटेल निवेशकों के हक के लिए लगातार हम बात करते भी रहते हैं। इनफैक्ट अभिषेक, सेबी ने कई समय इसको रिकॉग्नाइज नहीं भी किया कि हाँ ऐसी चीज है, लेकिन अब एक्शन में आया है, अब एक इम्पैक्ट हुआ है। पंकज जी कह रहे थे ऐसा अकेला मामला नहीं है, ऐसे और भी निकल सकते हैं, तो क्या इस तरह की संभावना है कि आगे ऐसे और भी एक्शन होते हुए दिखेंगे सेबी की तरफ से? देखिए, सेबी जो है वो हमेशा ही प्रोएक्टिव रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑल ऑफ अ सडन आज हमने पहली बार कुछ इंडियन मार्केट में ऐसा होते हुए देखा है। हमारे मार्केट्स में ऐसे पास के कई इंसिडेंसेस हैं, कुछ फेमस भी है जिनके ऊपर कुछ सीरियल भी बन चुके हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई है। बट अच्छी बात ये होती है कि हमेशा सेबी जो है, वो बहुत ही राइट साइड में उनकी जो डायरेक्शन होती है, वो करते हैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक वो प्रेसिडेंट बनाते हैं ताकि कोई दूसरी बार इस तरह की हरकतें नहीं कर सके। दूसरी बात ये है कि अगर हम सेबी के कुछ पास्ट एक्शन पॉइंट्स को देखें जहाँ उन्होंने कंसर्न बार-बार जताया है, जैसे एल्गो ट्रेडिंग की बात हो रही है, क्रॉस मार्जिन आर्बिट्राज की बात हो रही है, पी नोट स्ट्रक्चर की हम बात कर लें, तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रे एरिया है, और सेबी चाह रहा है कि कैसे न कैसे वो इसको कम करते चले जाए या नामुमकिन कर दें, ताकि मार्केट जो है वो एक क्लीन मार्केट रहे। हमारे इंडियन मार्केट की इंटीग्रिटी जो है वो एक हाईएस्ट लेवल पे हो, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हो, जिसकी वजह से ही हम बाहर के कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये जैसे कि हमारे पैनल पे सभी ने कहा है कि ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। हालाँकि इसमें एक हिदायत ज़रूर मैं देना चाहूँगा आपके दर्शकों को और रिटेल इन्वेस्टरों को कि इससे दूर ही रहे तो बेटर है। एफएनओ नहीं मेंट है जो है रेगुलर वे में वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ज़्यादातर आपको कैश के मार्केट में रह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। ये सब जो शॉर्ट टर्म के मैकेनिज़्म है, ये कहीं पे भी कभी भी किसी को जो है हेल्प नहीं करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के मैल प्रैक्टिसेज़ आते हैं, तो और ही रिटेल इन्वेस्टर जो है फिर वो मार्केट्स को एक्चुअली आके ब्लेम करते हैं कि मार्केट पे हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया। मगर कहीं न कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि ये वो टूल नहीं है जिससे वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, और पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट है कि ये ऐसा कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है। सो इसके रीज़न्स अलग हैं कि व्हाई एफएनओ एक्सिस्ट, व्हाट इज़ द थिंग, बट अगर सुंदर शब्दों में और सिंपल शब्दों में ये कहा जाए, तो इसे दूर रहना चाहिए। और जहाँ तक सेबी की बात है, वो प्रोएक्टिव है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आगे भी हमें कुछ ऐसा और अनाउंसमेंट देखने को मिले, बट ये पार्ट ऑफ द मार्केट है, इट्स अ गुड थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग। शॉर्ट टर्म के अंदर में एज़ यूजुअल कुछ भी झटका लगता है तो मार्केट में ज़रूर वो दिखता ही है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ही ये एक अच्छा स्टेप होता है। And of course, as a firm, we are also supported with that. जी, तो चलिए हम भी यही कहते हैं कि सभी जो मार्केट की तरक्की चाहते हैं सही अर्थों में, चाहे जो विशेषज्ञ इस समय आप जिन्हें सुन रहे हो, सीएनबीसी आवाज़ जो हमेशा आपके हक की बात करता है, रिटेल निवेशक जो भी सुन रहे हैं और सेबी भी, क्योंकि वो बना ही आपकी रक्षा के लिए, इस तरह के काम हमेशा होते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, मार्केट की बात को आगे बढ़ाते हैं सुनील साहब। तो अब बात है अर्निंग्स की, और चूंकि अर्निंग एक वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अर्निंग्स एक तरफ। अब Q1 की अर्निंग्स आने वाली है, शुरुआत होगी आईटी से। तो ओवरऑल अर्निंग्स, और ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं आईटी सेक्टर, जहां चीज़ें शायद उतनी अच्छी तो नहीं चली जितनी उम्मीद थी, अभी भी आशंकाएं हैं, क्या स्ट्रीट एक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही है इनके लिए? देखिए, स्ट्रीट बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही है, क्योंकि टैरिफ का माहौल था। प्रीवियस क्वार्टर के जो गाइडेंस दिए गए थे कंपनीज ने, सब ने दबा के अपना बताया तो कि टैरिफ का माहौल था। तो एक चीज है कि मुझे कि
अर्निंग्स कंपेयर टू कंसेंसस विल बी बेटर, तो एक वो चीज है। सेकंड, क्यूओक्यू भी शायद वो बेटर हो सकती है क्योंकि इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आपने देखा कैपेक्स का स्पेंडिंग इस क्वार्टर में अच्छा शुरू किया है। सेकंड, आपने देखा कि जीएसटी की कलेक्शन भी बहुत अच्छी आ रही है। और तीसरी देखा कि पीएमआई के नंबर भी बहुत पॉजिटिवली दिख रहे हैं। तो ये सब एक रुझान बताता है कि इकोनॉमी एक मेंड में रिकवरी में है, तो इसके कारण क्यूओक्यू भी मैं एक इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मगर चीज क्या है कि जो प्राइस में ऑलरेडी है, क्योंकि क्या हुआ कि इतनी एफआईआई सेलिंग के बावजूद आज मार्केट उतना गिरा नहीं है। हम कह रहे हैं कि क्यों बढ़ा नहीं, पर एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग अर्निंग सीजन के बाद भी उतना मार्केट नहीं गिरा, तो इसके वैल्यूएशंस थोड़े एट और नियर द राइट वैल्यूएशंस में ही है मैं कहूँगा। तो इसलिए मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कि एक स्ट्रांग बीट होना चाहिए अगेंस्ट द एस्टिमेट, तभी आप उनको कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरा ख्याल है कि अर्निंग्स बेहतर आएंगी बोथ विद कंसेंसस एंड क्यू ऑन क्यू, बट शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन कि एक इकोनॉमिक रिकवरी, एक बाउंस बैक देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद वहां पे एक डिसअपॉइंट हो। सेकंड बात यह है कि देखिए इन्फ्लेशन घट रही है ना, तो क्या होता है कि मार्केट नॉमिनल जीडीपी को ट्रैक करती है। तो जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे आए, बट इन्फ्लेशन 3% पे है, तो नॉमिनल जीडीपी 9%, तो वेरएज बजट में 10% के करीब लिया है हमने। तो नेचुरली नॉमिनल जीडीपी अगर इज गोइंग टू बी 9, तो अर्निंग्स में भी आपको उसका इंपैक्ट दिखना चाहिए कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल अर्निंग। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। और खास करके एक इंपॉर्टेंट ट्रैकर मेरे लिए ये है कि बात हो गई कि 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दे दिया मिडिल क्लास को, क्या करने वाले वो पैसा का, वो खर्चा करेंगे या सेव करेंगे, इस 2 महीने की जो एक्शंस है उसे देखेगी। सेकंड, हमने कहा कि इतने महीनों से एक के शेप्ड कंजम्पशन का रिकवरी चल रहा था, और इस मिडिल क्लास को पैसा देने से क्या वो एक यू शेप्ड रिकवरी में, यानी बॉटम ऑफ द पिरामिड, एंट्री लेवल कार, एंट्री लेवल हाउसेस, अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें दिखेगा। तो ये सब आंकड़े ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो होता है तभी आपको इंफ्रा की फ्यूचर, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत हो सकती है। तो बहुत से चीज ऐसे हैं देखने की जरूरत है। आपने ब्रॉडली कहा, तो मेरे लिए कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ हो रही है, अर्बन वर्सेस रूरल, हाई एंड वर्सेस लो एंड, ये सबको सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग के लिए। सेकंड बिग सेक्टर जो है बैंकिंग, अब तक की जो आंकड़े मैंने देखा उसमें दिख रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, मगर क्रेडिट ग्रोथ उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये बात फिर उठता है कि ऑब्वियसली फिर लोग उसका अभी खर्चा शुरू नहीं कर रहे हैं, और सेविंग्स यानी कासा में या एफडी में पैसा रख रहे हैं। इसलिए बैंक, और एक बैंक का मैंने देखा कि 16% डिपॉजिट ग्रोथ और खाली 6% क्रेडिट ग्रोथ, 10% का फासला। अब ये आउटलुक से लेंगे तो एक्चुअली बैंक की बैलेंस शीट हेल्दी होगी, क्योंकि उनको प्रेशर्स नहीं होंगे, और उनके निम्स में एक्चुअली अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि वो अभी रेट कट करेंगे डिपॉजिट में, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ एज इट इज स्ट्रांग आ रही है। तो शायद बैंक के रिजल्ट्स में ये वाली बात ट्राई करना जरूरी होगा, मगर ये फ्यूचर लोन ग्रोथ की वापसी जरूरी है देश के लिए, और वो ट्रैक करना जरूरी है। और आपने फिर आईटी की जिक्र किया, तो देखिए आईटी की ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया था कि आईटी की परफॉर्मेंस ईयर टू डेट सबसे वीक रही है, 10% नेगेटिव है, वेयरएज निफ्टी इज 7% पॉजिटिव। सो 17% का अंडर परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि जो अमेरिकन ग्रोथ के ऊपर जो भी दबाव थे, सेकंड डॉलर was वीकनिंग, तो रुपी स्ट्रेंथन हो रही है, वो नेगेटिव रही आईटी के लिए, इसलिए आईटी पे एक ऊपर बहुत दबाव आ गया है। और अर्निंग्स ग्रोथ उतने इतना कम डाला था लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन, तो आज मेरे लिए वो और डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, भले ही अर्निंग्स बहुत अच्छे ना आए। आई थिंक मार्केट विल बी रिलीव्ड कि जो भी अर्निंग्स वो कुछ कहते हैं और उनका भी कमेंट्री पॉजिटिव लगेगा। इसलिए मुझे आईटी एक बाउंस बैक की स्थिति, और इसमें एफआई की वापसी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको आईटी बहुत पसंद है। वन ऑफ द रीजन आईटी इज अंडर परफॉर्म्ड इज बिकॉज एफआई वाज सेलिंग बट डोमेस्टिक वाज नॉट बाइंग। तो अब अगर एफआई वापस आएंगे तो आईटी में बाइंग सपोर्ट भी मिल सकती है। तो मेरा एक व्यू, कॉन्ट्रा व्यू है कि आईटी की अर्निंग भले ही बहुत स्ट्रांग ना आए, फिर भी आपको बाइंग दिखेगी उस सेक्टर में फ्रॉम द मार्केट। जी ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लूँ उससे पहले सुदीप जी, अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लूँ, टीसीएस से उम्मीद है कि जो उसका इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आएगा, मार्जिन थोड़े स्टेबल रहेंगे। इन्फोसिस में भी जो सीसीआई है उसमें थोड़ा सा सुधार संभव है। तो जो टॉप 2-3 कंपनीज है, टीसीएस की बात कर ली, इन्फोसिस की बात कर ली, एससीएल टेक की बात कर ली, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप?
जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ये जो टॉप रन आईटी कंपनीज़ है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद है। और इस पे एक खास मुद्दा जिस पे मैं ध्यान ड्रॉ करना चाहूँगा सबका, वो है कि ट्रम्प साहब का बीबीबी जो बिग ब्यूटीफुल बिल, वो पास हो गया है। और ये बहुत बड़ा स्पेंडिंग का ऐलान कर रहा है यूएस इकोनॉमी में। और ये अगर यूएस इकोनॉमी में इतना बड़ा स्पेंडिंग होता है, हाँ, इन्फ्लेशन वो सब तो अलग बात है, पर ये स्पेंडिंग विल हेल्प इंडियन आईटी कंपनीज इन वन वे और द अदर। क्योंकि अगर यूएस कॉर्पोरेट स्टार्ट स्पेंडिंग इन अ बिग वे, Indian IT companies will definitely benefit in terms of newer deals, bigger deals, and newer opportunities. तो Indian large IT companies will definitely benefit. पिछले क्वार्टर तक हम लोगों ने देखा कि they were very reluctant to give projections for the future, guidance for the future rather. पर अभी मुझे लगता है शायद इस क्वार्टर में भी प्रोजेक्शंस या गाइडेंस शायद उतना या तो नहीं देंगे या तो बहुत बहुत ही कंजर्वेटिव देंगे। पर थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग विद दिस बीबीबी कमिंग इनटू प्ले इन द नियर फ्यूचर। एंड वैल्यूएशन वाइज आई वुड से कि इंडियन लार्ज कैप आईटी कंपनीज डू लुक रीजनेबली वैल्यूड। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज दे आर बिट रिचली प्राइस्ड एंड उस पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जी, चलिए ठीक है, इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जिसका जिक्र अभी सुनील साहब भी कर रहे थे, वहाँ पे भी नज़र रहेगी वहाँ कैसे नतीजे निकल कर आते हैं और ओवरऑल क्या पिक्चर बनेगी। अगला एक हफ्ते की बात कर लें और थोड़ा और आगे की बात कर लें, अगस्त में फिर पॉलिसी आ जाएगी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अभी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी क्लीन नहीं हुई है, या एक छोटा सा लल देख लें कि ठहरा हुआ है, लेकिन फिर वो किस और निकल जाएगी नहीं कह सकते। और हमारा डोमेस्टिक पूरा मार्केट, मॉनसून, तमाम चीज़ें, ये सब मिला के मार्केट के लिए क्या स्थिति बना रही है, ये चर्चा जारी रखेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। पार्टी हॉर्न्स भी होने चाहिए, मंगा लेती हूँ। खाकरा मंगवा लेती हूँ। थेपला भी मंगवाएगी। थेपला भी मंगवा लेती हूँ। अलग अलग मत ऑर्डर कर, एक बार में मंगवा। एफर्ट्स और पैसे दोनों बचाओ। सेविंग्स की विद्या तो कोई तुझसे सीखे। जब पैसा हो बचाना, फेडरल बैंक से रिश्ता बनाना। आपका और हमारा बहुत ही लंबा और करीबी रिश्ता है। हम उस चटकारे में हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ लेते हैं, उस दराज में है जिसमें छिपा है माँ के राजमा चावल का राज। कभी आपके हाथ में अच्छाई की चमक बनकर आपका दिल जीतते रहे। तो अगली बार आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे पलट के देखिएगा, जरूर हमारा नाम दिख जाएगा। Rajnigandha Wires and Cables, connecting people to power. 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट्स CNBC आवाज मार्केट सेंटर, जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत, सही करने की सोच के साथ। 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट्स CNBC आवाज मार्केट सेंटर, जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत, सही करने की सोच के साथ। केंट आरओ देता है सबसे प्योर पानी और केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है, खुद ही देख लीजिए। केंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और हम बातचीत कर रहे हैं कि
ये हफ्ता जैसा बीता, लेकिन अगला हफ्ता कैसा रहेगा और वहाँ से अब बाजार के लिए, क्योंकि आगे बड़े ट्रिगर्स हैं, ट्रेड डील है, अर्निंग सीजन है और बहुत कुछ है, बाजार अब यहाँ से किस तरह की चाल दिखाएगा ताकि आप बाजार में अपने निर्णयों को सही तरीके से ले पाए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो ब्रेक से पहले थोड़ा आईटी पर फोकस था, नतीजों की शुरुआत होती है, थोड़ी दिशा देते हैं वो बाजार को, और फिर उसके बाद एक बड़ा जो ट्रिगर होता है वो बैंकिंग सेक्टर के नतीजों का होता है। अभिषेक, बैंकिंग सेक्टर से किस तरह की उम्मीद है, किस तरह के Q1 रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कंपेयर टू आईटी सेक्टर जो अभी डिस्कशन चल रहा था, मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर जो है वो लार्जली उससे तो बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगी, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर टिपिकली आप देखोगे डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, और हमने देखा भी है कि किस तरह के जीएसटी के कलेक्शंस रहे हुए हैं, एंड प्लस रेट कट। तो कहीं ना कहीं, हालांकि रेट कट थोड़ा लेट आया है, बट कहीं ना कहीं एक तरह का अगर आप मोमेंटम देखें तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग रही और उसका रिफ्लेक्शन कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा, स्पेसिफिकली उसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक में आता है। सो मैं बैंकिंग साइड में एटलीस्ट पॉजिटिव हूँ जहां तक हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ मुझे लग रहा है कि 14 से 15% आप मान के चलिए कि मेंटेन कर सकती है, बट लार्जली जहां प्रॉब्लम आ सकती है वो है मार्जिन्स, बिकॉज जो थोड़ा हाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग रहा हुआ है उसके चलते बैंकों को थोड़ा वो तो जरूर अपने मार्जिन में झेलना पड़ेगा। एसेट क्वालिटी मुझे लग रही है कि स्टेबल रहेगी, वहां आपको ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा, बट अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड रिटेल वाले साइड में जो बुक है वहाँ हमें थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। बात करें तो अगेन प्राइवेट बैंक्स, बिकॉज ऑफ द डिजिटल adoption and being private, large banks like ICICI and Axis would be again some sort of able to post better results, and बाकी SBI जैसे कि leader of the pack of the wolf है, तो वो भी among the PSUs you would see better results coming from them, and NBFC वाले साइड में मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा cautious होना चाहिए और selective होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे डेफिनेटली जो स्मॉल टिकट लेंडिंग है वहाँ पे हमने पास में भी देखा है कि हाई एनपीए प्रेशर रहे हुए हैं, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लेंडिंग की साइड में, एंड वो बुक जो है वो डेफिनेटली एक जो है पेन पॉइंट है अभी फिलहाल इस सेक्टर के लिए। तो पंकज साहब, स्टॉक स्पेसिफिक में अगर हम देखें, जो हमारे दिग्गज बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के हों, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक, क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनकी बुक्स इस बार बहुत बेहतरीन होती हुई नज़र आएगी। अब देखिए, लगातार सरकार भी ये कह रही है और उन्हें शायद अलग से ऐसी मीटिंग्स भी करनी पड़ रही हैं और एम्फेसिस भी देना पड़ रहा है कि भाई जो कट हमने किया है वो आप उसका फ़ायदा पहुँचाइए कस्टमर तक। वो थोड़ी कश्मकश अभी बनी हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ से जो भी कुछ हुआ, 2 क्वार्टर से रेट कट्स अभी हम सब ने देखे हैं, तो क्या बैंक्स यहाँ से और स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे? देखो, डेफिनेटली अगर हम ऑन अ ब्रॉडर स्केल बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक बैंक्स आर इन अ स्वीट स्पॉट। उसके अंदर ठीक है, 2-3 हम एक सब सेगमेंट बना सकते हैं, लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्जर PSUs बैंक एंड द स्मॉलर बैंक, और उसके अंदर अगर हम NBFCs को एक अलग और थीम लेके चल रहे हैं तो आई थिंक ये 3 या 4 थीम बन जाती हैं। तो ओवरऑल आई थिंक हम चारों थीम में वी आर प्रीटी कंस्ट्रक्टिव। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी थीम है कि जो आने वाले वक्त में आई थिंक एक आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बना के देंगे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जनरली अगर हम देखें जो डोमेस्टिक इकोनॉमी हैगी वो काफ़ी रेजिलियंट रही है। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें, आई थिंक स्लिपेजेस काफ़ी कंट्रोल रही हैं बैंक्स में, और जिस तरह की पिछले दिनों इकोनॉमी रही है, जिस तरह से डिपॉजिट कट आया है, आई थिंक स्टेबल टू स्ट्रॉन्ग बैंकिंग रिजल्ट आने चाहिए हमारी तरफ से। उसके अलावा जैसे कि मैं कार्यक्रम के शुरू में कह रहा था कि किस तरह की कमेंट्री आती है आने वाले वक्त में, और हमें नहीं भूलना चाहिए आने वाले वक्त में फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला है, सो दैट गिव्स अनदर एडेड इम्पटस टू दिस सेक्टर। और उसके अंदर NBFC की अगर हम बात करें, मेरा ये मानना है, आई वॉज रीडिंग आर्टिकल फ्यू डेज बैक कि जिस तरह से एक क्रेडिट कल्चर हमारे भी देश में बढ़ता जा रहा है, ना परसेंटेज टर्म जिस तरह से क्रेडिट कल्चर बढ़ता जा रहा है, आई थिंक उसका एक जो एक पॉजिटिव पार्ट है जो लार्जर NBFCs हैंगी। आई थिंक लार्जर NBFC, वेल मैनेज NBFC, जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जहां पर दे आर फ्लश विद फंड्स, और अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट RBI ने किया उससे उनको एक और एग्रेशन मिलता है। आई थिंक दैट कुड बी वन सेक्टर विच कुड डू प्रिटी वेल इन कमिंग क्वार्टर्स, जिसके जो NBFC के जो 2-3 बड़े दिग्गज NBFC, आई थिंक दे स्टिल हैव लॉन्ग डिस्टेंस टू गो ऑन अ पॉजिटिव साइड। सो इन सब चीजों का समीकरण ये हैगा कि आई थिंक बैंकिंग एज अ सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। सम ऑफ द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉलर
PSUs बैंक हो सकता है थोड़े से लैग रहे, बट ओवरऑल आई थिंक इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिजल्ट्स भी काफी डिसेंट आने चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह की पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती है, दैट इज टू बी सीन, बट ओवरऑल आई थिंक हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं इस सेक्टर पे। ठीक है, चलिए अब चूंकि हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से पे आ गए तो अपने सभी मेहमानों से मैं पर्टिकुलरली जो हमारा 7 से 11 जुलाई वाला वीक रहने वाला है उसमें जो निवेशक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो क्या करें, किस स्ट्रेटजी के साथ चले, वो क्विकली आपसे एक एक राय ले लेता हूं। सुनील साहब, इस एक हफ्ते पर्टिकुलर की बात करूं जिसमें 2 बड़े इवेंट आएंगे, डेफिनेटली अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी और ट्रेड डील भी बीच में आती हुई नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी बना के निवेशक चल सकते हैं? बाय ऑन डिप्स, और बाय ऑन डिप्स में याद रखिए कि ईयर टू डेट सिचुएशन रही डोमेस्टिक्स की बाइंग और FIS की सेलिंग, और उस चीज में अंडर परफॉर्म करने वाले सेक्टर है IT, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल और PSU बैंक्स। तो इन 4 सेक्टर में क्योंकि रिलेटिवली उनमें मूवमेंट उतनी नहीं हुई है, मैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा ज्यादा है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इस हफ्ते रख लीजिए इन क्षेत्रों में। सुदीप साहब? देखिए, मुझे तो लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निवेशक के लिए जो कि लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए आ सकता है कि अगर ये ट्रेड डील रिलेटेड कंफ्यूजन में मार्केट में गिरावट देखने को मिले तो वो लंबी अवधि के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अच्छे शेयर्स लार्ज कैप में पर्टिकुलरली अभी भी अवेलेबल है जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, एंड वहां पे खरीदारी का मौका आएगा। और मैं पर्टिकुलरली टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स जैसे आप रिलायंस की जिक्र करें, अल्ट्राटेक की जिक्र करें, लार्सन टुब्रो की जिक्र करें, ऐसे ब्लू चिप कंपनीज में भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढे अगर मार्केट में कोई डिप आता है। यही मेरी सलाह होगी। अभिषेक? मुझे लग रहा है लार्ज कैप में बने रहना चाहिए। वीक थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, प्लस टर्म के एंड से भी हम देख रहे हैं कि वहां पे है। सो मुझे लग रहा है आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। अवॉइड करें ट्रेड करना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, बट अगर फिर भी इन्वेस्ट करना है तो जो कुछ सेक्टर्स के ऊपर चर्चा हुई है उनमें हम जरूर दे सकते हैं। और लार्ज कैप के साथ मैं जाना चाहूंगा, लार्जली बीइंग अ लिटिल बिट मोर ऑन अ सेफर साइड। ओके, पंकज जी आपकी राय? देखो, मेरे को लगता है कि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में हमने मार्केट में कंसोलिडेशन देखी है, एक पॉज मोड में मार्केट है कि आई थिंक दैट काइंड ऑफ इफेक्ट में कंटिन्यू, क्योंकि आई थिंक पहले जो दिग्गज रिजल्ट्स आने हैं टेक्नोलॉजी के, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट स्टार्टिंग विद 10th जुलाई हैं, तो मार्केट का उसका एक थोड़ा सा एक आभास या नर्वसनेस रहेगी जो टैरिफ को लेके किस तरह की रिजल्ट आते हैं यूएस टैरिफ को, उसके मार्केट में नर्वस रहेगी। जो जेन स्ट्रीट इफेक्ट है आई थिंक जो मार्केट में आज देखा गया है, उसमें भी अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, कुछ एक एफआईज किस तरह से बिहेव करते हैं। सो आई थिंक आई विल बी लिटिल ऑन अ कॉशियस साइड। अगर थोड़ा कॉशियस और कंसोलिडेशन मूड मेरे को लगता है कि 2-4-5 दिन और चल सकता है, बट इसके अंदर अगर कहीं भी एक अच्छी वैल्यू बेस कहीं पर भी एक डीपर करेक्शन आती है, आई थिंक देयर आर सम सेक्टर्स आई थिंक विच वी कैन सी कि काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं, समथिंग लाइक हेल्थ केयर, समथिंग लाइक फार्मा, एनबीएफसी, बैंकिंग। आई थिंक इसमें अगर कहीं भी एक अच्छी वैल्यू डिप मिले और कहीं भी एक अच्छा लार्ज कैप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो वहां पर लेना चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट है, जनरली जस्ट चेजिंग द मोमेंटम मेरे को लगता है भी अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमारे ऑलमोस्ट सभी मेहमानों का थोड़ा सा कॉशियस कॉल है कि आप मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहें। अगर देखना भी है तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को देखें, और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लगभग सभी लोग बता रहे हैं, अगर करना ही है तो वैसे करें। एक सवाल और सुनील जी मैं पूछ लेता हूं लगे हाथों, या नॉट स्पेसिफिक कि 7 से 11 जुलाई वाले हफ्ते में, थोड़ा और इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूछ लेता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप, ये कई दर्शक हमसे पूछते हैं, क्या अभी उनसे दूरी रहना है या फिर वहां पर भी आप एक सिलेक्टिव नजरिया रख सकते हैं? नहीं, वहां पे भी सेलेक्टिव नजरिया रख सकते हैं, बट ओवरऑल याद रखिए कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन लार्ज कैप से अभी भी ज्यादा है डिस्पाइट द रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस। तो वैल्यूएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सेकंड है कि अगर मिड एंड स्मॉल कैप खरीदना चाह रहे हैं तो अर्निंग्स की रिजल्ट की वेट करें, क्योंकि वैल्यूएशंस क्या बता रही है, आप कह रहे हैं महंगा बिकॉज वी लुक एट लॉन्ग टर्म एवरेज, वी लुक एट रिलेटिव लार्ज कैप, बट वैल्यूएशंस आल्सो टेल कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ हाई है, और जिन कंपनियों की एक्सपेक्टेशन सही निकलती है वो मैं इन वैल्यूएशन में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी मिड कैप स्मॉल कैप को पर ध्यान है तो उसकी अर्निंग्स के रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। अगर वो रीअफर्म होती है कि उसकी ग्रोथ अच्छी है तो बिल्कुल आप उसको खरीद सकते हैं, वैल्यूएशन का फिक्र ना करें, क्योंकि ग्रोथ अल्टीमेटली विल बी रिफ्लेक्टिंग द प्राइस। तो
मिड एंड स्मॉल कैप्स को आप वैल्यू बेस्ड बाइंग मत कीजिए, ग्रोथ बेस्ड बाइंग कीजिए। जी चलिए, तो ये बाजार की अपनी एक तस्वीर है। मिड और स्मॉल कैप के लिए भी सुनील जी बता रहे हैं कि हाँ पर्टिकुलर मतलब वैल्यू बाइंग आप कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफा आप उनसे दूरी बना लें या सोचें कि बिल्कुल ही मुझे तो इतना अल्ट्रा सेफ होके चलना है कि नहीं। मार्केट है, उसमें हर तरह की चीज़ें हैं और मिड एंड स्मॉल कैप भी जो थ्योरी हम कहते हैं ना कि एक आगे चल के ये एक लार्ज कैप बनेंगे या पहले जो वैल्यूएशन था उस हिसाब से, तो कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेगमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे बेहतर उसके फंडामेंटल, उससे ज़्यादा महत्व वो देते हैं और वही हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आई होप कि एक अगला हफ्ता जो है बड़ा इवेंटफुल रहने वाला मार्केट के लिए। जो आप लोगों ने यहाँ पर विशेषज्ञ वाली राय दी है उसे हमारे दर्शक समझेंगे, उनके साथ चलेंगे और इसलिए एक सुरक्षित और बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। बाकी आगे चलते हुए आप लोगों से समय समय पर हम राय तो लेते ही हैं, लेकिन लेट्स सी ये हफ्ता कैसा जाता है, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।